हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सक्सेस सागर विद रवि। आज की वीडियो में भी मैं सीजीएल 2023 को टारगेट करते हुए सीजीएल 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस की एक सीरीज लाया हूं। इसमें मैंने क्लोज टेस्ट एंड पीकी वायरस पे बेस्ड क्वेश्चंस का कलेक्शन किया हुआ है। तो आप में से जिन बच्चों को क्लोज टेस्ट और पीकी वायरस से क्वेश्चंस टफ लगते हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लोगों ने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। समय को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है और मैं आपको बता दूं कि जो क्लोज टेस्ट और पीकी वायरस के क्वेश्चंस होते हैं ये प्रैक्टिस से ही आते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू नो। तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सीजीएल 2020 में पूछा गया ये क्लोज टेस्ट है और मैं आपको समझाने चल रहा हूँ इसे स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। पहले मैं डायरेक्शन ही पढ़ देता हूँ। डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है देखिए। सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। मतलब कोई एक पैराग्राफ है, उसके सेंटेंसेस को, जो भी 4 सेंटेंसेस हैं उनको जम्बल्ड ऑर्डर में कर दिया गया। जम्बल्ड मतलब उल्टा फुल्टा ऑर्डर कर दिया गया। एक के बाद जो सीक्वेंस होना चाहिए उस सीक्वेंस में इसको नहीं लिखा गया है। अरेंज द सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। एक अच्छा पैराग्राफ, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने के लिए इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में आप रखिए। ये रहा आपका पीकी वायरस का डायरेक्शन। इसको आप लोग सही करें। चलें शुरू हो जाए। हाँ जी, देखें है क्या 4 ऑप्शंस हैं। ए बी डी सी, सॉरी ए बी सी डी, सी बी ए डी, बी डी सी ए एंड डी ए सी बी। ये चारों में से एक चूज करना है। तो हम पहले इसके आंसर ही पता लगा लेते हैं कि कौन सा आंसर होगा, फिर इसके बाद हम समझेंगे हर एक सेंटेंस की मीनिंग क्या है, वही मीनिंग क्यों है। जैसे इसमें दिया है कि व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन, तो ही एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन अगर आया है तो सामान्य रूप से इन जनरल वी फर्स्ट यूज अ नाउन देन वी शुड टॉक अबाउट प्रोनाउन। तो ये तो ए हो नहीं सकता पहला, तो ए को हटा दीजिए, ए गलत हो गया। दूसरा देखिए सी, डिसअपॉइंटेड ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ। ही ने डिसाइड किया है, तो अगर ही ने इसे डिसाइड किया है तो जाहिर सी बात है कि वो ही भी तो कोई पर्सन होगा, पहले कोई ना कोई नाउन तो रहा ही होगा। तो वो नाउन कौन सा है उस नाउन के बारे में पहले पता लगाइए आप। तो यानी सी भी पहला नहीं हो सकता। अब आगे आप लोग डी देख लेते हैं। डी फॉर डॉग। वन डे ही रोट, ही फिर से आया, तो यानी कि ही से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही आंसर नहीं होगा, मतलब 4 वाला भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर होगा, जो सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, वो होगा ये बी डी सी ए। बी डी सी ए हो गया। ये बी डी सी ए आपको करना है। अब देखें बी, अ मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम। ये मैन है, सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में है, कहीं दूर चला गया। कहाँ से? अपने घर से। अपने घर से वो कहीं दूर चला गया। ठीक है। बी के बाद डी ही आएगा। वन डे, एक दिन की बात है। ही रोट, उसने लिखा एक पत्र। किसको लिखा? अपने फैमिली को। अपने फैमिली को उसने लिख दिया। बट कॉन्ट्रास्ट को बताने वाला कंजंक्शन है। ये दो अपोजिट स्टेटमेंट्स को जो है कि जोड़ता है। लेटर लिखने को तो लिख दिया, लेकिन कुड नॉट फाइंड, उसको नहीं मिला कोई भी टू टेक द लेटर, जो लेके जा सके। कहाँ पे? उसके कस्बे में, उसके टाउन में लेके जा सके। अच्छी बात है ये तो। इसके बाद क्या है? सी। सी में दिया है डिसअपॉइंटेड ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ। मतलब इसको पहले मैं समझा दूं आपको। आप लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा। इस तरह का सेंटेंस, हियरिंग योर वॉइस कॉमा आई केम आउट। हियरिंग योर वॉइस आई केम आउट। इसमें आप लोग ये जानते होंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव फ्रेज बना है। एडजेक्टिव फ्रेज है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है? इसे, आई को। मतलब आई हर्ड योर वॉइस एंड आई केम आउट। इसका मतलब क्या था? इससे अगर आप ब्रेक करें अलग अलग सेंटेंसेस में, कुछ ऐसा बनेगा। ही हर्ड योर वॉइस, सॉरी आई हर्ड योर वॉइस फुल स्टॉप आई केम आउट। आई केम आउट यही है। तो इन दोनों में से जो सब्जेक्ट है ये कॉमन था। सब्जेक्ट को हटाया, वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लगा दिया, तो हियरिंग योर वॉइस आई केम आउट। बिल्कुल ऐसे ही ये जो डिसअपॉइंटेड लिखा गया, ये इस सेंटेंस में एडजेक्टिव काम कर रहा है। यानी ऐसे रहा होगा पहले, ही वॉज
disappointed, he was disappointed, full stop. He decided to take it himself. He decided to take it himself. ठीक है, ये सेंटेंस। अभी इसमें क्या है कि ये ही और ये ही दोनों कॉमन है, तो इसी को हटा दिया गया, उस वर्ब को भी हटा दिया गया, डायरेक्ट इस डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव को हमने लिख दिया, डिसअपॉइंटेड कॉमा ही डिसाइडेड। अब आगे वाला सेंटेंस बन गया आपका, ही डिसाइडेड टू टेक इट himself. Disappointed, he decided to take it himself. अब इसका मुद्दा ये रहा, अब इसका मतलब क्या निकलेगा, इसी में देख लें। डिसअपॉइंटेड, ही कौन डिसअपॉइंटेड था, वही डिसअपॉइंटेड था। उसी ने डिसाइड क्या किया कि वो इस पत्र को, ये इट लगा हुआ है इस लेटर के लिए, वो खुद ही लेके जाएगा। हिमसेल्फ इस सेंटेंस में एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब आप सोचेंगे हिमसेल्फ तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन भी होता है। हिमसेल्फ या फिर जो भी सेल्फ प्रोनाउंस होते हैं, अगर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाएंगे तो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, जो सेंटेंस में एम्फेसाइज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के बाद लिखा है ना, टेक के बाद जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है इसके बाद, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। सी हो गया। ए क्या है, व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन, जब वो अपने कस्बे में पहुंचा तो उस आदमी ने क्या किया, वो गया अपने घर, एंड नॉक्ड एट, प्रपोजिशन लग गया एट द डोर। जैसे वो वहाँ पहुंचा, जा करके अपने घर पे नॉक किया। ये रहा पहला, उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। आगे, अरेंज द सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। 4 ऑप्शंस हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं जो पढ़ने हैं और इनको प्रॉपर ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। आइए इसे शुरू करते हैं पढ़ना। अच्छा ये क्वेश्चन है, समझ में अच्छी कहानी इसमें देखने को मिलेगी, समझ में आएगा। देखिए, इसमें ए और डी से ही सेंटेंस की शुरुआत हुई है, तो बी और सी पढ़ने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत या तो ए से होगी या तो डी से। तो चलिए ए और डी चेक कर लेते हैं। ए में क्या दिया, एट लेंथ। एट लेंथ का मतलब होता है बहुत देर तक। द ऑलिव ट्रीज ब्रांचेज, ऑलिव ट्रीज समझते हैं आप लोग क्या होता है? ऑलिव ट्री वो आपका वो जैसे जैतून का जो पेड़ होता है उसकी बात हो रही है, उसके जो शाखाएं थी, ये जो पेड़ है, इस पेड़ की शाखाएं टूट गई। कैसे टूट गई? विद द स्नोज वेट, मतलब जो बर्फ, जो स्नो का भार था, उसके भार की वजह से टूट गई। आगे, एट वंस मतलब अचानक से, एकाएक। डिस्पॉइलिंग, डिस्पॉइल एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कहीं से किसी चीज़ को चुरा लेना। तो क्या होगा, एट वंस, अचानक, जैसे मतलब टूट के गिरी। डिस्पॉइलिंग इट ऑफ इट्स ब्यूटी, मतलब उसने उससे उसकी सुंदरता को ही चुरा लिया, मतलब खत्म कर दे भाई, अलग हो गया, सुंदरता खत्म। एंड किल्ड द ट्री, और ट्री को क्या किया, मार डाला, ट्री का अस्तित्व ही खत्म हो गया। एक सेंटेंस तो ये है कि हमने शुरू किया कि बहुत देर के बाद क्या हुआ कि जो ऑलिव ट्री है उसका जो ब्रांच है वो बर्फ के भार, मतलब देर के बाद, तो यानी कुछ तो हुआ होगा, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत ए से भी नहीं हो सकती। ए काट दीजिए, बहुत देर की बात तो तब आएगी जब पहले कुछ बात हुई होगी, उसके बाद हम देखेंगे, तो यानी ए नहीं हो सकता। तो सेंटेंस की जो शुरुआत है वो होगी डी से ही। आगे देखिए, द ऑलिव ट्री रेडिक्यूल। रेडिक्यूल क्या होता है पता है आपका? रेडिक्यूलस वर्ड सुने होंगे आप लोग। रेडिक्यूलस मतलब मजाकिया, मजाक से भरा हुआ, उपहासपूर्ण। तो रेडिक्यूल एक वर्ब भी होता है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑलिव ट्री है इसने उपहास उड़ाया, किसका? अंजीर के पेड़ का। फिग ट्री है ना, अंजीर, जैतून का जो पेड़ है, उसने मजाक उड़ा दिया इसका, फिग ट्री, अंजीर के पेड़ का। बिकॉज, क्योंकि वाइल शी वॉज ग्रीन ऑल द ईयर राउंड, मतलब जब, इसलिए मजाक उड़ा दिया क्योंकि जो ये ऑलिव ट्री है, इसे मजाक उड़ाते हुए, इसके मन में क्यों मजाक उड़ाया इसने, जरा सोचिएगा। इस ट्री के लिए यहाँ पे जो है शी यूज़ किया गया है। ये पेड़ जो है, जो सालों साल हरा, मतलब हरा भरा था, उस पेड़ ने जब वो था, तब फिग ट्री क्या है, ये चेंज्ड, इसने बदला इट्स लीव्स, अपने पत्तियों को, विद द सीजन, जैसे जैसे सीजन बदलते गए वैसे वैसे बदलता गया। तो इसने क्या किया कि इसने मजाक उड़ाया, मतलब सीजन में इसने बदला नहीं अपने आप को, जैसे हरा भरा हमेशा है वैसे हमेशा हरा भरा रहा, उसी में घमंड आ गया उसको कि मैं तो हमेशा हरा भरा रहती हूँ, तुम क्या हो, तुम देखो तुम्हारे पत्तियाँ नहीं है, नंगे हो गए हो, तो मजाक उड़ा दिया होगा ऐसे ही। ठीक है, डी हो गया।
अभी डी के बाद हमें बी चूज करना है कि ए चूज करना है, जरा हम देखते हैं। यहाँ पे बर्फ की जो बात हुई है ना, बर्फ से भरा हुआ था। अब आप देखेंगे कि बी भी है, ए भी है, तो ए नहीं हो सकता, क्योंकि ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बर्फ से के वेट से गिरा। तो जब बर्फ के वेट से गिरा है तो जाहिर सी बात है कि पहले बर्फ आना भी चाहिए, तो वो बर्फ देखिए यहाँ आया हुआ है। अ शावर ऑफ स्नो, मतलब कि जो बर्फ का जो शावर है, जो झोंका है, वो जब गिरना शुरू हुआ, फेल अपॉन, गिरना शुरू हुआ, किस पे गिरा? उनके ऊपर। दिम लिखा है, दिम का मतलब है 2 पेड़ हो गए, 2 लोग होंगे मिनिमम। तो एक हो गया ऑलिव ट्री, दूसरा हो गया फिग ट्री, यानी कि एक अंजीर का पेड़ हो गया और दूसरा किसका बन गया? आपका जैतून का पेड़ हो गया। इन पे जब वो गिरी वो क्या नाम है, बर्फ का जो बौछार आया उनके ऊपर, फाइंडिंग द ऑलिव फुल ऑफ फॉलिएज। फॉलिएज क्या होता है आपका? कोई भी पेड़ जिनमें पूरी पत्तियां, उनके पूरी पत्तियों की बात हो रही है। ये जो शावर ऑफ स्नो था, उसको क्या मिला कि जो ऑलिव ट्री है उसमें पूरी पत्तियां लगी हुई थी। तो उससे होता क्या है कि इट सेटल्ड, ये जो शावर ऑफ स्नो है उसी के लिए इट लगा है, वो सेटल्ड अपॉन इट्स ब्रांचेज, वो उसी के ब्रांचेज के ऊपर, जो ऑलिव पेड़ था उसकी जो शाखाएं थी उसी के ऊपर जो है रुक गया, आराम से बैठ गया, गिर गया। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया, बी भी हो गया। तो यानी डी के बाद क्या आएगा? बी आएगा, फिर ए आएगा। हाँ, बहुत देर के बाद जो ऑलिव ट्रीज की जो ब्रांचेस हैं वो टूट गए उसके भार की वजह से, और उसकी सुंदरता खत्म हो गई और पेड़ खत्म हो गया, मतलब मर गया, पेड़ का अस्तित्व खत्म हो गया। इसके बाद क्या है? सी, फाइंडिंग द फिग ट्री। अच्छा, वही जो स्नो गिरा था पूरा, शावर ऑफ स्नो, तो ऑलिव ट्री पे क्या था? पूरे शाखाएं थी, पत्तियां थी, तो उस पर रुकने का मौका मिल गया। लेकिन जो फिग ट्री था, इसे तो पत्तियां थी ही नहीं, कुछ था ही नहीं इसके ऊपर, विदाउट लीव्स। उसने क्या पाया कि इसे पत्तियां थी ही नहीं। तो जो द स्नो है, स्नो ने किया क्या? फेल थ्रू द ब्रांचेज टू द ग्राउंड, मतलब कि ब्रांचेस से, थ्रू मतलब किसी मीडियम से होकर कहीं निकल जाना, ब्रांचेस के थ्रू होकर निकल के सीधे कहाँ चला गया? ग्राउंड पे चला गया। एंड डिड नॉट इंजर इट एट ऑल, और उसको थोड़ा सा भी, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी जो है नुकसान नहीं पहुंचाया। समझ में आई बात? यानी कहने का मतलब ये था कि जिस खूबसूरती पे ऑलिव ट्री ने अपने आप को बेहतर माना और फिग ट्री का मजाक उड़ाया, इसका जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला, क्योंकि आगे इसमें लिख दिया था कि जो फिग ट्री है वो सीजन के हिसाब से अपने आप को बदल रहा था। तो सीधी सी बात है कि इंसान को, ये अगर इंसानी लोग इसका मैसेज लेना चाहें, इसका ये है कि सिचुएशन के अनुसार इंसान को जो है अपने आप को बदल लेना चाहिए, या फिर ये हो सकता है कि अगर स्थितियां खराब हों तो उन खराब स्थितियों में भी आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। क्या पता कि वो खराब स्थिति में आप इसलिए आ गए हों क्योंकि उस वक्त आपको बचना, जैसे कि इसके पत्तियां गिर गई तो बेकार हो गया ये, लेकिन अब बर्फ, वो जो आने वाले हैं बर्फ, शावर ऑफ स्नो, जब उसी सीजन में आ रहे हैं तो भारी रहेगा तो टूट के गिर जाएंगे इसकी भी शाखाएं, तो वो हुआ नहीं। तो कुछ समय के लिए प्रॉब्लम्स का आना अच्छा होता है, बजाय कि पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये रहा इसका सही। तो क्या बन जाएगा इसका? डी, बी था ना, बी, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें। हाँ, अब हम आते हैं इसमें अपने क्लोज टेस्ट वाले पार्ट पे। देखिए ये हमारा क्लोज टेस्ट है, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं पूरे, 2 क्वेश्चंस अभी आपके सामने हैं। आप एक बार पढ़ें, मैं भी आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ इसे सामने आकर के, थोड़ा किनारे हो जा रहा हूँ। मैन मेड फाइबर, यानी कि मानव निर्मित फाइबर की बात हो रही है। इस फाइबर मतलब मानव निर्मित फाइबर वो फाइबर है, वो रेशे हैं हुज केमिकल कंपोजिशन। देखिए ये आपका है, मैन मेड फाइबर की बात हो रही है, ये वर्ब है इसका। ये वो फाइबर है हुज केमिकल कंपोजिशन, जिसकी रासायनिक संरचना, रासायनिक संरचना ही होती है ना, जिसकी रासायनिक संरचना या सिर्फ संरचना एंड प्रॉपर्टीज, और जो क्वालिटीज होती हैं उसकी, आर, मतलब कि वो फाइबर जो है ना, हुज केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर सिग्निफिकेंटली, मुख्य रूप से मॉडिफाइड, इनको क्या कहा जाता है? इनको सुधारा जाता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि जब मैन्युफैक्चरिंग, मानव निर्मित फाइबर, रेशे की जब बात आती है तो ये वो फाइबर होते हैं जिनका जो रासायनिक कंपोजिशन, संरचना हो, या उनकी संरचना जो भी रहे या प्रॉपर्टीज रहे, उनको मुख्य रूप से उनको बदल दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। यहाँ तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। मैन मेड फाइबर यानी कि मानव निर्मित फाइबर्स, मैन मेड मतलब मानव के द्वारा बनाया हुआ, फाइबर्स हो गए आपके क्या? स्पन एंड वोवेन, इनको काटा और बुना, मतलब कि बुना जाता है, इनको बिन लिया जाता है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, फाइबर्स की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट की वहाँ बात हो रही है, तो ये बी हम यूज़ करते हैं मूड वगैरह के लिए या फिर किसी मॉडल के साथ। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि न तो कोई ये मूड का सेंटेंस है, ना ही मॉडल का सेंटेंस।
हाँ, आ जाइए, चलिए काम को शुरू करते हैं इसमें हम लोग। तो मैन मेड फाइबर्स, प्रेजेंट की बात हो रही है, इसमें क्या काम किया जा रहा है, जो फैक्ट हो रही है उसकी बात हो रही है, तो फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। फाइबर चूंकि यहाँ पे प्लूरल है, ये इज हो नहीं सकता, यहाँ पे बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बी जो है कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो बी का है, या तो हम इसको किसी मॉडल के बाद यूज करेंगे या फिर मूड के सेंटेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हम इसे यूज कर सकते, दोनों में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसे यूज नहीं करेंगे, तो आर होगा। तो ये जो बना आपका कि मैन मेड फाइबर्स आर स्पन एंड वोमेन, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो पैसिव है, मतलब इनको स्पन किया जाता है, स्पिन होता है ना, एंड इनको क्या किया जाता है, वोवेन मतलब वीव मतलब बुनना, इनकी बुनाई कढ़ाई की जाती है, ये कर दी जाती है। इनटू वो काम करके क्या किया जाता है, इनटू अ लार्ज ऑफ, लार्ज ऑफ है ना। अब लार्ज में क्या लगाया जाए, अ लार्ज फिगर ऑफ, अ लार्ज टोटल ऑफ, या फिर लार्ज एक्सटेंट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स की बात हुई है, इनको किसने बदल दिया जाता है, प्रोडक्ट्स से बदल जाता है। बहुत भारी मात्रा, बहुत ज़्यादा संख्या के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बदल जाता है। वो प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। यानी नंबर है यहाँ पे और दूसरा आर है। आइए इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, यहाँ मैंने लिख दिया इसे आर, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये तो खैर आसान रहा। अब हमें देखना है कि शोइंग, काउंटिंग, रैपिंग, इंक्लूडिंग, ये इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है सम्मिलित करते हुए। रैप करना मतलब क्या होता है, लपेट देना किसी चीज़ में। काउंटिंग तो पता ही है, गिनना, किसी की संख्या करना। शोइंग मतलब दिखाना, चेक करना है आपको, प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ से यहाँ तक पढ़े, समझ में आएंगे आपको आ जाएगा कि जो मैन मेड फाइबर है वो एक ऐसा फाइबर है जिसका रासायनिक संरचना या उसकी प्रॉपर्टीज़, जो गुण है, जो क्वालिटीज़ हैं, उनको मुख्य रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से उनको बदला जाता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है उस दौरान। मैन मेड फाइबर जो भी हैं, फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन, इनको स्पन किया जाता है एंड वो वीव किया जाता है, किसमें, बदल दिया जाता है बहुत ज़्यादा भारी मात्रा के प्रोडक्ट्स में। वो प्रोडक्ट्स आपके कंज्यूमर, उपभोक्ताओं के बेसिस पे भी होते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। आगे क्या दिया हुआ है तीसरा, अब यहाँ पे इंक्लूडिंग है, इसी प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो रही है कि इंक्लूडिंग कौन कौन से हैं, गारमेंट्स, गारमेंट्स जो कपड़े हम लोग पहनते हैं गारमेंट्स कहते हैं हम लोग, लाइक सच एज, ये सच एज का मतलब उदाहरण के तौर पर होता है जैसे कि शर्ट्स हो गए, स्कार्फ्स हो गए, जो मोफलर्स होते हैं वो, एंड होजरी हो गया, या फिर होम फर्निशिंग्स। होम फर्निशिंग समझते हैं क्या आप, घरों को सजाने वगैरह के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनको कहा जाता है होम फर्निशिंग्स, ठीक है, होम फर्निशिंग्स हो गया। तो यानी यहाँ पे इंक्लूडिंग ही होगा। इंक्लूडिंग का मतलब क्या है कि वो इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तो बनाते ही हैं, इंक्लूडिंग साथ ही साथ गारमेंट्स भी बनाते हैं। गारमेंट्स में उदाहरण के तौर पे शर्ट्स बना देते हैं, स्कार्फ्स बना देते हैं, होजरी बना देते हैं, घर को जो सजाने वजाने के काम में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं होम फर्निशिंग्स। आ गया, आगे देते हैं फोर्थ में क्या लगाना है हमें। यहाँ पे एक तो एज लिखा है अपहोल्स्ट्री। अपहोल्स्ट्री समझते हैं आप लोग क्या होता है, जैसे कि सोफ़ा वगैरह होता है, उसको गद्दीदार सीट होती है ना, उसको बनाने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसे अपहोल्स्ट्री कहते हैं। कारपेट्स तो जानते ही होंगे आप लोग, वो मैट वगैरह ज़मीन पर जो बिछाते हैं। और इसके बाद बच गया एक बार ड्रेप्स, पर्दे वगैरह बनाने के, वो हमें चौथे में लगाना है। चौथे में क्या, फर्निशिंग्स, मोर होगा, मच होगा, सच होगा या सो होगा। देखिए सो तो एक एडवर्ब है, ठीक है, सो एज होता है, लेकिन सो एज के बाद आपको इन्फिनेटिव लगाना पड़ता है जो कि है नहीं, तो ये गया। मच एज, मोर एज का कोई मतलब नहीं है। सच एज का मतलब पता है क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल। सच एज का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ बताया था मैंने, यहाँ पे जैसे गारमेंट्स की बात हुई थी ना कि इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अलावा गारमेंट्स भी बनाते हैं, इंक्लूडिंग गारमेंट्स, तो सच एज जैसे कि, वैसे यहाँ पे क्या हुआ, एंड होम फर्निशिंग्स, तो होम फर्निशिंग्स के मतलब घरों को सुंदर बनाने के लिए जो चाहिए, तो सच एज यहाँ पे भी उदाहरण ही आएगा ये आपका सच एज। सच एज का मतलब क्या बन जाएगा आपका, जैसे कि अपहोल्स्ट्री, कारपेट्स एंड ड्रेप्स, एंड एक और भी है, इंडस्ट्रियल पार्ट्स क्या होंगे आपके, या इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, या इंडस्ट्री होगा, या इंडस्ट्रियलाइज्ड होगा। देखिए सबसे पहली बात तो क्या है, यहाँ भी फॉर एग्जांपल है, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बनाया गया तो टायर कोड हो गया, मतलब उसके रेशे हो गए। ये क्या बन गया, फ्लेम प्रूफ लाइनिंग्स हो गई,
या फिर ड्राइव बेल्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। सच तो पहले दे दिया है। हमें वहाँ पता करना है कि इंडस्ट्रियल होगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट होगा कि इंडस्ट्री होगा या फिर इंडस्ट्रियलाइज्ड होगा। बड़ा आसान है। इंडस्ट्रियलाइज्ड एक वर्ब है, तो ये वहाँ हो नहीं सकता, तो इसको हटा दीजिए। इंडस्ट्री उस वो मतलब कि एक जैसे ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज होती है ना, पर्टिकुलर टाइप में डील करने से इंडस्ट्री कहते हैं। चूँकि यहाँ पे आया हुआ है नाउन, यहाँ पे ये भी बन गया है नाउन, तो ये नाउन नाउन तो साथ में आ नहीं सकता, तो फिर ये गलत हो गया। इंडस्ट्रियलिस्ट भी नाउन ही है। इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कई सारे इंडस्ट्री को चलाता है, मतलब उसका मालिक हो, तो इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। तो नाउन नाउन आ ही नहीं सकता। इंडस्ट्रियल मतलब रिलेटेड टू इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रियल पार्ट्स ही होगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल लिख दिया मैंने, इंडस्ट्रियल। तो मुझे लगता है कि हो गया आपका पूरा। तो ये थे हमारे क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट के बाद पी के बारे से क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में जरूर आई होगी, और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले लाइक करिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द ब्यूटीफुल बेल आइकन देयर। बेल आइकन दबाने से बेनिफिट ये मिल जाता है कि मान लेते हैं कि आप कभी रेडी नहीं हैं और वीडियो अपलोड होती है, आपको नहीं पता है, तो इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।